आप सभी का इस खास पेशकश में, जहां पर हम बजट को लेकर ये बहुत ही खास पेशकश लेकर आए हैं। क्योंकि ईटी नाउ स्वदेश पहुंच गया है आईआईटी बॉम्बे, जहां पे हमारे साथ बहुत खूबसूरत छात्र हैं और इन छात्रों को बजट की भाषा और बजट की तमाम पेचीदगियों को समझाएंगे और कोई नहीं बल्कि कोटक एएमसी के एमडी नीलेश शाह। नीलेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय निकाला इस खास पेशकश के लिए। आपके घर में कोरोना पेशेंट्स है, उसके बावजूद आप हमारे साथ इस पेशकश में जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और स्टूडेंट्स को आपका बेसब्री से इंतजार था। बच्चे आपसे बहुत सारे सवाल पूछने वाले हैं बजट को लेकर, बजट में किस तरह के अनाउंसमेंट एक्सपेक्टेड हैं। उतना ही नहीं, आम भाषा में बजट को कैसे समझा जाए, मेरे ख्याल से इसकी भी एक पाठशाला आपको आज हमें देनी होगी। लेकिन चलिए, मैं स्टूडेंट्स के साथ शुरुआत करना चाहती हूँ। बजट को आप कैसे देखते हैं, कैसे समझते हैं? कौन यहाँ पर बता पाएगा मुझे? Government is running an organization, that is country India, right? And budget is really important for us because it will define how we will proceed in the future, what will be the growth prospects of the country. So what do you think? I mean, what is about budget that we should look into as a student? बिल्कुल, आपसे लगातार हर कोई इस तरह का सवाल पूछ रहा होगा नीलेश जी, और मेरे ख्याल से बजट को लेकर जो आम समझ है वो कुछ इसी तरह की है। इनके सवाल का जवाब आप दें और बाकी बच्चों से मुखातिब हो। मुझे आपसे ये जानना है कि आपकी निजी एक्सपेक्टेशंस क्या है, अब की बार के बजट को आप कैसे देखना चाहते हैं आता हुआ? अगर आप बजट को देखें तो वो गवर्नमेंट का एनुअल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कह सकते हैं। बजट से देश नहीं चलता, देश को रोज चलाना पड़ता है। बट हम लोग बजट को इसलिए महत्व देते हैं बिकॉज सरकार किस डायरेक्शन में इकोनॉमी को, देश को ले जा रही है, वो बजट से हमें पता चलता है। इस बजट से क्या उम्मीदें हो सकती है? पहली उम्मीद यही होगी कि अब पेंडेमिक हिट इकोनॉमी को जैसे पिछले बजट ने हीलिंग टच दिया, तब उसके ऊपर उसे और आगे बढ़ाए, प्रो ग्रोथ बजट दे। दूसरी उम्मीद ये है कि आज भारत की इकोनॉमी में कंजम्पशन अभी भी पेंडेमिक लेवल से नीचे है। अगर हम लोग अपने आसपास में देखें तो बहुत सारे ऐसे सेक्टर है जहां पे लोगों की इनकम, जॉब्स के ऊपर एडवर्स इफेक्ट गिरी है। एजुकेशन सेक्टर हो, होटल रेस्टोरेंट सेक्टर हो, टूरिज्म ट्रैवल सेक्टर हो, इनकी इनकम आज भी पेंडेमिक लेवल से कम है। और इसलिए हम कैसे बॉटम ऑफ द पिरामिड में कंजम्पशन के लिए सपोर्ट कर सके। सपोर्ट दो तरह से दे सकते हैं, एक बंदे को फिश दे दे, दूसरा उसे फिशिंग करना सिखा दे, और इस वक्त हमें दोनों की जरूरत है। एक है कि रूरल इंडिया में मनरेगा की वजह से लोगों को कुछ समय के लिए एम्प्लॉयमेंट मिल जाती है। अर्बन इंडिया में ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो क्या हम अर्बन मनरेगा लॉन्च कर सकते हैं जो लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे? दूसरा है हम फिशिंग भी सिखा दे। हाउसिंग सेक्टर है, टेक्सटाइल सेक्टर है, यहाँ पे सबसे ज्यादा लोग एम्प्लॉय होते हैं एंड ज्यादातर वो लोग नीचे के तबके के लोग होते हैं। उन्हीं को ये पेंडेमिक के सबसे इम्पैक्ट हुई है। तो इस बजट में अगर हम हाउसिंग क्षेत्र को और टेक्सटाइल सेक्टर को बढ़ावा दे सके ताकि वो लोग ज्यादा जॉब्स क्रिएट कर सके, तो अपने आप लोग कंजम्पशन करेंगे। इस बजट पे कोरोना का कितना असर पड़ेगा, मेरे ख्याल से ये भी हम सब जानना चाहते हैं, क्योंकि अब 2 साल हो चुके हैं इस महामारी को। क्या आपको लगता है कि इस बजट में कोरोना को ध्यान में रखा जाएगा, या उभरती हुई इकोनॉमी जैसा कि हम सब चाहते हैं और देख रहे हैं, उसको लेकर कुछ कठिन कदम या सख्त कदम सरकार उठाएगी? पिछले 2 सालों से हमारी इकोनॉमी को इम्पैक्ट करके रखा है। एंड सरकार को 2 चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, जान बचाए या कारोबार बचाए। जब पहला वेव चालू हुआ तो हमने जान माल की चिंता की, कारोबार के ऊपर कम ध्यान दिया। जब दूसरा वेव चालू हुआ तो हमने दोनों के बीच में बैलेंस किया। अब तीसरा वेव आ रहा है और फॉर्चुनेटली इस वक्त दूसरे वेव की तरह मोर्टालिटी नहीं है, हेल्थ केयर सेक्टर के ऊपर उतनी लोड नहीं है, तो हम कारोबार चला पा रहे हैं और जान माल की भी चिंता कर रहे हैं, उनका भी मैनेज कर रहे हैं।
तो इस बजट में कोरोना का इम्पैक्ट जरूर रहेगा, बट अब हमें उसके साथ जीना सीखना पड़ेगा और किस तरह से हम जान और कारोबार दोनों को संभाल सके, दोनों को मैनेज कर सके, उसका प्रयास इस बजट में करना चाहिए। बिल्कुल, कितना कुछ हो पाएगा ये तो खैर बजट आने पर ही हमको पता चलेगा, लेकिन अब आप सबकी बजट को लेकर उम्मीदें क्या हैं और सवाल क्या है उसका रुख करते हैं। आपके सवाल का जवाब शायद आपको मिल गया है। आपका सवाल? Sir, you have told multiple times that in India, buying gold is it has been there for a long time. So since 2010, I think almost $500 billion of gold imports have been there, whereas our investments in domestic industry has been low from domestic savings part. So what should be done in this budget so that domestic savings are driven towards domestic investments? अगर किसी देश को ग्रो होना है तो उसे निवेश करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट करने के लिए सेविंग्स चाहिए, जो आप अपनी जेब से, डोमेस्टिक इन्वेस्टर की जेब से डाल सकते हैं या ग्लोबल इन्वेस्टर की जेब से। आज अगर आप भारत में देखें तो हमारी बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियों में ओनरशिप गोरों के पास है, ग्लोबल निवेशक के पास है, बिकॉज उन्होंने पैसा लगाया। ऐसा नहीं है कि हमारे पास पैसों की कमी है, बट हमने अपना पैसा, जैसे आपने बताया वैसे, सोने की आयात में लगाया। इस सदी के 21 साल में नेट बेसिस के ऊपर $433 बिलियन का हमने सोना इंपोर्ट किया। जब वो सोना ज्वेलरी के रूप में कोई पहनता है तो एटलीस्ट एक जॉब क्रिएट होती है, ग्रोथ क्रिएट होती है। बट वही सोना अगर किसी की तिजोरी में बंद हो जाए, किसी के बैंक लॉकर में बंद हो जाए, तो वह पैरेलल इकोनॉमी में चला जाता है और देश को उससे कोई फायदा नहीं होता। आप मतलब परिकल्पना करिए कि एक पेशेंट है जिसे अपनी हेल्थ बनानी है और वह यह भी इंसिस्ट करता है कि मुझे ब्लड डोनेशन करना है। भैया, अगर तू ब्लड डोनेशन करेगा तो तेरी हेल्थ कैसे बनेगी? हमने $433 बिलियन बाहर भेज दिया सोने की आयात में। अगर वही पैसा भारत में रहता तो आप सोचिए हम कितने और आईआईटी खड़ा कर सकते। अगर उसी आईआईटी में से कितने बच्चे आपके जैसे निकल के आते जो यहाँ पे इंडस्ट्री चालू करते, बिजनेस चालू करते। हम कितने स्कूल, कॉलेजेस, अस्पताल बना सकते, कितने रोड बना सकते, कितने पावर प्लांट लगा सकते। नाउ लोग सोना क्यों खरीद रहे हैं? मेरी माता जी मुझे कहती है कि तू अपनी बेटियों की शादियों के लिए सोना खरीद ले। मैंने कहा कि माँ, शेयर्स में सोने से ज्यादा पैसा बनता है। तो उन्होंने रिटोर्ट किया कि तू शादी में क्या शेयर सर्टिफिकेट देगा अपनी बच्ची को पहनने के लिए? तो मुझे उनको एजुकेट करना है कि मेरी बेटियां जो है वो आपकी तरह हेवी ज्वेलरी नहीं पहनेगी, वो लाइट ज्वेलरी पहनेगी और उन्हें ज्वेलरी मतलब उतनी रोज पहनने की शायद जरूरत भी नहीं है। तो एक है कि मैं अपने माताजी जैसे लोगों को एजुकेट करूं कि आपके समय में जो सोने की डिमांड थी, ज्वेलरी की डिमांड थी, वो अब अलग हो गई। दूसरी चीज है कि मैं जो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है उसकी खरीदारी एकदम सिंपल कर दूं। आज आप में से किसी को सोना खरीदना है, आप दुकान में जाते हैं, पैसा देते, नीचे उतर के आ जाते हैं। कभी म्यूचुअल फंड खरीदना है, कभी शेयर खरीदना है, कभी बैंक डिपॉजिट खोलनी है तो आपको केवाईसी करनी पड़ती है, ब्रांच में जाना पड़ता है। अगर हम ईज ऑफ डूइंग इन्वेस्टमेंट बढ़ा दे, अगर हम लोगों को एजुकेट कर दे कि सोने में आपने इतना ज्यादा निवेश पहले से कर लिया है, अब ज्यादा नहीं करेंगे तो अच्छा है, और एक भय पैदा करे उन लोगों के लिए जिनकी तिजोरी में सोना बंद है कि भैया ये बात गलत है, एक तो आप टैक्स नहीं भर रहे हो, ऊपर से हमारी सेविंग्स फ्रीज कर रहे हो। ये सारे कदम हम उठाए तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम सोने का मोह कम हो जाएगा, उसकी इंपोर्ट कम हो जाएगी और वो पैसा भारत में लगेगा। आप ये सोचिए कि अगर $433 बिलियन 21 साल भारत में रहा होता तो आज हमारी इकोनॉमी $3 ट्रिलियन की जगह पे शायद 4, 4.5 या $5 ट्रिलियन होती। हमने अपनी बेवकूफी से आधा भारत गोरों को दे दिया है।
अच्छा, निवेश की बात यहाँ पर हो ही रही है क्योंकि हमने सोने का जिक्र किया है। देखिए नीलेश जी, 2021 में हमने जो भागीदारी आती हुई देखी है, लोगों की पार्टिसिपेशन इक्विटी में इन्वेस्टमेंट के लिहाज से जो आता हुआ देखा है वो रिकॉर्ड हाइस पर है। अभी भी अगर हम एसआईपी के आंकड़े देखें तो वो भी रिकॉर्ड हाई पर है। इस बजट में क्या आपको लगता है कि सरकार को इसको और प्रोत्साहन देना चाहिए? कहीं ना कहीं जो आम मांग है निवेशकों की कि इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स में भले ही आप टैक्स छूट को बढ़ा दें, अगर मैं सबको छोड़ दीजिए, अगर मैं एटीसी की बात करूं 2015 से उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। जब तक लोगों के हाथ में कुछ पैसा नहीं आएगा तब तक वो अपनी निवेश को कैसे आगे बढ़ाएंगे, और अब तो महंगाई भी उनके लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो क्या इस बजट में फोकस इन्वेस्टमेंट पर रहना चाहिए? क्योंकि हमने 2021 में बम्पर इंटरेस्ट आता हुआ देखा है, दिलचस्पी रुझान बढ़ता हुआ देखा है। योजना चालू की 2014-15 में, और ऑस्ट्रेलियाई पॉपुलेशन से 10 गुना ज्यादा बैंक अकाउंट खोले। आज आपके ड्राइवर, आपकी मेड, उनके पास बैंक अकाउंट्स पहुंच गए हैं, बट उनके पास एसआईपी नहीं पहुंची, म्यूचुअल फंड नहीं पहुंचा। उनके पास निवेश के साधन में अभी भी कैश, गोल्ड, बैंक डिपॉजिट्स जैसी चीजें हैं। तो इस बजट में हमें जन निवेश की योजना चाहिए, जनधन की तरह। एक फोकस करे वो लोगों को फाइनेंशियल एजुकेशन देने के लिए। कई बार लोग कहते हैं कि मेरे को टैक्स इंसेंटिव दीजिए तब जाके मैं निवेश करूंगा। अरे भैया, पिछले 10 साल से इक्विटी म्यूचुअल फंड में 20% एसआईपी रिटर्न आया है। टैक्स इंसेंटिव के तहत तू जहां पे निवेश कर रहा है उसमें आपको 6%, 7%, 8% रिटर्न आया है। तो इक्विटी एसआईपी में 20% रिटर्न जनरेट करके 10% टैक्स भरता, तब भी 18% बचता। वो आज भी 8% से ऊपर ही है। तो एक लोगों को एजुकेट करना है कि आप एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाइए, मार्केट के उतार चढ़ाव से डरिए मत, रेगुलर इन्वेस्टमेंट करिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करिए। दूसरी चीज है कि मुझे ईज ऑफ डूइंग इन्वेस्टमेंट बढ़ानी है, केवाईसी को सिंप्लीफाई करना है, लोगों को कैसे मैं ट्रांसफरेबल केवाईसी दे सकूं एक रेगुलेशन डोमेन से दूसरे रेगुलेशन डोमेन में, वह करना है। दुनिया भर के आप पेंशन फंड देखिए, वो भारत में आके निवेश करते हैं। हमारे पेंशन फंड आज भी 5%, 10%, 15% इक्विटी में निवेश करते हैं। तो उनकी फ्लेक्सिबिलिटी हम कैसे बढ़ाए, ये सारे स्टेप्स अगर ले ले तो शायद हमें टैक्स इंसेंटिव देने की जरूरत नहीं है। लोग समझ के मारे ज्यादा रिटर्न के लिए अपने आप इक्विटीज में और अदर एसेट क्लासेस में निवेश करना चालू कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। मैं एक एग्रीकल्चरल फैमिली को बिलोंग करता हूं, तो मेरा सवाल कृषि कानून के अराउंड है, फार्म बिल। तो इस साल हम लोग के लास्ट ईयर उसको हटा दिया गया, तो अब सरकार बजट में कुछ ऐसा क्या प्रेजेंट कर सकती है जिससे जो हमारा एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है, उत्पाद है, वो बढ़ सके और जो रूरल एरियाज में लोग हैं स्पेशली उनको बेनिफिट मिल सके? तो शायद इस कानून से मिलने की संभावना थी। एग्रीकल्चर फैमिली से बिलोंग करते हैं, आपको पता है कि इस वक्त हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ऑल टाइम हाई लेवल पे है। एंड हमारी जो ग्रेनरीज है उसमें जो हमें रखना चाहिए उससे 3 गुना धान पड़ा है। तो अब हमें एग्रीकल्चर प्रोडक्शन लोगों को खिलाने के लिए बढ़ाने की जरूरत नहीं है, वो तो हम ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं। एंड इसको अगर आप देखें तो जब मेरे जमाने में हिंदी मूवी बनती थी, चाहे मदर इंडिया हो, रोटी कपड़ा मकान हो, कालीचरण हो, तो उसमें विलन हमेशा वो फूड का ब्लैक मार्केटियर होता था। अब आपके जमाने में जब मूवी बनती है तो विलन टेररिस्ट होता है, पॉलिटिशियन होता है, बट फूड मार्केटियर, ब्लैक मार्केटियर नहीं होता। सेकंड चीज है कि कुछ ऐसे उत्पादन है जो हमें बढ़ाने चाहिए। पहले हम पल्स इंपोर्ट करते थे, अब वो हमने काफी हद तक कम कर दिया। ऐसी कुछ और चीजें हैं, जैसे पाम ऑयल हुआ, हमें आज भी पाम ऑयल इंपोर्ट करना पड़ता है, तो क्यों नहीं हम पाम ऑयल भारत में बनाने की कोशिश करें। तो कुछ क्षेत्र में किस तरह से हम फोकस्ड अटेंशन देके पल्सेस, पाम ऑयल टाइप के प्रोडक्ट प्रोड्यूस करें ताकि उसकी इनकम हमारे किसान को मिले, मलेशियन किसान को या किसी बाहर वाले को नहीं मिले। तीसरी चीज है, हम जो उत्पादन पैदा कर रहे हैं उसको एक्सपोर्ट करना चालू करें। नेदरलैंड एक ऐसा छोटा सा देश है जिसकी साइज महाराष्ट्र से कम है, बहुत कम है एक्चुअली महाराष्ट्र से। उसके 40-50% जमीन तो सी लेवल के नीचे है, इसलिए हमेशा पवन चक्की चला के पानी को बाहर बेचते हैं। पिछले साल उनका एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट $80 बिलियन था।
हमारा एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट अब जाके इस साल $50 बिलियन क्रॉस हो गया, ऐसा बोल रहा है। 4 साल पहले हमारा एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट 20-22 बिलियन डॉलर था। तो हम किस तरह से एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को बढ़ावा दे सके? हमारे पास प्रोडक्शन ऑलरेडी हो रही है, बट एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट बढ़ाना बहुत जरूरी है। तीसरी चीज, ये किस्सा कहता हूं, कितना सच है कितना झूठ है मुझे नहीं मालूम, बट ये मैंने जिनसे सुना था उन्होंने कहा है कि ये सच है। अब आप अगर नागपुर गए हो तो नागपुर की सबसे फेमस चीज है उनके ऑरेंज, एंड वो कैलिफोर्नियन ऑरेंज से भी बहुत अच्छे आते हैं। जब आप ऑरेंज ग्रो करते हो तो आपको 1 पैसा मिलेगा। अब उसी ऑरेंज को आप जूस बना दो और उसके ऊपर ट्रॉपिकाना करके ब्रांड लगा दो तो 10 गुना 15 गुना पैसा मिलेगा। उस फूड चेन में एग्रो प्रोसेसिंग के थ्रू सारे की इनकम बढ़ेगी। बहुत खूब, संतुलित अप्रोच यहाँ पे अपनानी होगी। चलिए फटाफट अगला सवाल। Hello, sir. My question is regarding the income tax regime. So last year there was an alternate income tax regime which was implied, and we had an alternate option in order to eradicate all the tax reductions and exemptions. We could have chosen that another income tax regime. So, sir, my question here is, since in a country like India where the financial literacy is not enough, in which not everyone can have that option to choose which regime, or not everyone has that knowledge to choose which regime should they opt for, do you think it is a right option in this budget to introduce one single tax regime which can be optimized for every consumer? हर अच्छी चीज नहीं कर सकते अनलेस अनटिल लोगों में कंसेंसस बिल्ड हो कि ये चीज अच्छी है। फार्म लॉ में हमने देखा, हम जो नॉन फार्म वाले लोग हैं या जो फार्म के एक्सपर्ट हैं उनसे बात करें तो उनको लगता है कि ये लॉ तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन फार्मर ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया। सिमिलरली इनकम टैक्स सिंप्लीफाई हो जाए, एग्जेम्पशन कम हो जाए, ये सबसे अच्छी चीज है, लेकिन उसके लिए पहले कंसेंसस बनाना जरूरी है। और आज अगर आप भारत में देखें तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको अभी भी लगता है कि अगर हम टैक्स देंगे तो वो इंग्लैंड चला जाएगा। उनको अभी तक पता नहीं चला है कि ये आपकी खुद की सरकार है और आप जो टैक्स भरेंगे वो देश के लिए काम आएगा। उन्हें आज भी अपना टैक्स कंप्लायंस इंप्रूव नहीं करना है। इनफैक्ट अफ्रीका में एक कंट्री है रवांडा करके, देयर टैक्स टू जीडीपी इज बेटर देन इंडिया। तो हम ज्योग्राफिकली एशिया में सिचुएटेड है बट मेंटली अफ्रीका में सिचुएटेड है। अब उसे हमें अफ्रीका से एशिया लेके आना है और उसमें आपने जो कहा वो सबसे जरूरी चीज है कि एक सिंप्लीफाई इनकम टैक्स कर दीजिए, एग्जेम्पशंस को निकाल दीजिए, एक सिंपल टैक्स रिटर्न फाइल करिए, टैक्स लगाइए और काम खत्म करिए। लोअर टैक्स से कंप्लायंस बढ़ती है, ये हमने देखा है। एक जमाने में भारत में 97.5% इनकम टैक्स था और 5% वेल्थ टैक्स था, तो 100 रुपया कमा के मुझे 102 रुपया 50 पैसा टैक्स भरना पड़ता था। ऑब्वियसली ये टाइप के जब आप टैक्स लगाते हैं तो लोग चोरी करेंगे, अवॉइड करेंगे। अब कंपनीज के ऊपर 15% टैक्स है अगर नई कंपनी हो, 25% टैक्स है अगर पुरानी कंपनी हो। इंडिविजुअल के ऊपर बहुत ज्यादा टैक्स भरना पड़ता है। और मैं थोड़े अपने दिल के दर्द की बात कर रहा हूँ बिकॉज मैं 43% टैक्स ब्रैकेट में हूँ। पर जब मैं अपने आसपास के बिजनेसमैन को देखता हूँ तो उनकी गाड़ियां मेरी गाड़ी से बड़ी है, उनके घर मेरे घर से बड़े हैं, उनकी इनकम मेरे से बहुत ज्यादा है, बट वो सब मिला के जितना टैक्स भरते हैं उससे ज्यादा टैक्स मैं अकेला भरता हूँ। तो टैक्स का एक इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो वो बहुत जरूरी है, बट उसके लिए एक कंसेंसस बिल्ड करना जरूरी है। आपको टैक्स पेयर्स को समझाना पड़ेगा कि जिस तरह से हम आपसे टैक्स कलेक्ट करते हैं उसी वजह से सरकार चल रही है और देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। बिल्कुल, चर्चा के ऑलमोस्ट आखिरी पड़ाव पे हम आ गए हैं और अभी तक किसी ने क्रिप्टो पर सवाल नहीं पूछा है। क्रिप्टो, एनएफटीज, आई एम श्योर आप सभी को बहुत दिलचस्पी होगी। कौन कौन पैसे लगाता है और कमा चुका है क्रिप्टो में, बताएं आपने कितना कमाया? मेरा रिटर्न था 80% एंड मैंने इन्वेस्ट किया था पोल्का डॉट में, मैटिक जो पॉलीगन का है, वी चेन एंड देन बिटकॉइन। मतलब ये सब ऑल्ट कॉइन्स हैं जो मैंने पहले बोले हैं। बाकी जो एकदम मेन स्ट्रीम है उसमें इथीरियम और बिटकॉइन। इंटरेस्टिंग। तो आप क्या चाहते हैं क्रिप्टो को लेके बजट में हो?
आई एक्सपेक्ट कि क्रिप्टो करेंसी के अराउंड हमेशा एक एयर रहती है कि ये लीगल है इलीगल है, अब तक Yeah. कुछ भी मतलब एक डार्क वाटर्स में है वो। तो एक बार गवर्नमेंट क्लैरिटी दे दे कि ठीक है दिस इज व्हाट इज अबाउट टू हैपन, बिकॉज वोलेटिलिटी इसी चक्कर में आती है। अभी लास्ट ईयर बिकॉज इंडियन इन्वेस्टर्स आर सिग्निफिकेंटली इन्वेस्टिंग क्रिप्टो राइट नाउ, तो वी ऑल्सो होल्ड अ सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर। तो जब इंडियन गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक अनाउंसमेंट करी थी तो द क्रिप्टो मार्केट क्रैश्ड, एंड इट डिड नॉट क्रैश बाय 5, 10, 15%, क्योंकि लाइक स्टॉक मार्केट उसमें सर्किट नहीं लगते हैं। वो क्रैश हो रहा है, वो डिमांड एंड सप्लाई पे चल रहा है, वेरी सिंपल, बस डिमांड एंड सप्लाई, पीछे कोई फ्यूचर एंड ऑप्शन की बैकिंग नहीं है। तो जब क्रैश होता है वो 40%, 50% एक दिन में क्रैश हो रहा है। अभी मैं वो 24 घंटे चल रही है मार्केट, मैं रात को सोया था, सुबह 8 बजे उठता हूँ, देखता हूँ मेरा पोर्टफोलियो 40% जा चुका है। तो फॉर पीपल हु आर इन्वेस्टिंग इन क्रिप्टो दिस इज अ सेटबैक। तो अगर इस चीज को थोड़ा कंट्रोल किया जाए, अग्री दिस इज डिसेंट्रलाइज, बट एक एयर क्लियर हो जाए, जैसे गवर्नमेंट्स आर टेकिंग स्टेप, चाइना ने बोल रखा है, उन्होंने अपना स्टैंड ले लिया, रशिया की आज ही न्यूज आई है क्रिप्टो के रिगार्डिंग। सो इंडियन गवर्नमेंट को भी एक फाइनल स्टैंड देना चाहिए, और अगर ये खुद की डिजिटल करेंसी ला रहे हैं तो उसके बारे में भी बताएं कि ठीक है हम ये लाने की सोच रहे हैं, ऐसा इंप्लीमेंटेशन, ऐसा चार्ट आउट होगा। बिकॉज यंगर जनरेशन स्पेशली पीपल बिलो 30 आर वेरी मच इनटू क्रिप्टोज। एंड ऑल्सो जो अपना इंडिया का प्लेटफॉर्म था उसको भी रेगुलेशन में आया था, जैसे मैं बाइनेंस यूजर हूं तो वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, तो इंडियन प्लेटफॉर्म पे भी रेगुलेशन लग गए थे, उसके चक्कर में मेजर सेलिंग हुई थी। तो इन सब के अराउंड एक एयर क्लियर हो अच्छे से। को भी फायदा हो जाएगा अगर क्रिप्टो पे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। तो आपने कितने कमाए अब तक? Ma'am, I've been investing since 2016, so I made a Okay. so I made a return of around 70%, but that was for long-term investing. I don't Acha. trade in volatility, and I believe government should actually bring some tax bracket. Like if you earn this much money, you should pay this much tax. It should be very Absolutely. clear. Absolutely. For now, we are not clear about how much tax shall we pay on the amount that we have earned. Whether we should withdraw it, whether we should pay tax or whatever we can do. It's just there and it's lying there, right? तो कितने लोग क्रिप्टो में पैसे लगाते हैं? हाथ ऊपर कीजिए, बस दो। कितने लोग म्यूचुअल फंड में लगाते हैं पैसे? चलिए नीलेश जी, अच्छी बात यह है कि अभी भी म्यूचुअल फंड के नंबर ज्यादा ही है। जब तक क्रिप्टो में क्लैरिटी नहीं आ जाती, ज्यादा निवेशक म्यूचुअल फंड में ही है। एसआईपी कर रहे हैं सब लोग? चलिए बहुत बढ़िया। तो क्रिप्टो को लेकर तो बहुत जबरदस्त मांग है कि कुछ क्लैरिटी आ जाए, ताकि हम उसको इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की तरह ट्रीट करें या ना करें, कुछ समझ में आए। नीलेश क्रिप्टो जी, के बारे में मेरा नॉलेज इनसे बहुत कम है, तो आई शुड बी आस्किंग देम क्वेश्चंस ऑन क्रिप्टो रादर देन यू आस्किंग मी क्वेश्चन ऑन क्रिप्टो। नंबर 2, क्रिप्टो इलीगल नहीं है बट रेगुलेटेड भी नहीं है। तो आप क्रिप्टो में जब निवेश करते हैं तो वो इलीगल एक्टिविटी नहीं कह सकती। सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया है कि क्रिप्टो में निवेश करना अलाउड है। बट जब अगर आप म्यूचुअल फंड्स में या शेयर में निवेश करते हैं तो सेबी उसका रेगुलेटर है। बैंक डिपॉजिट में निवेश करते हैं तो आरबीआई उसका रेगुलेटर है। कुछ गड़बड़ हुई बैंक में तो आप आरबीआई के पास जा सकते हैं, म्यूचुअल फंड में हुई तो सेबी के पास जा सकते हैं। क्रिप्टो में आप किसी के पास नहीं जा सकते बिकॉज उसका कोई रेगुलेटर नहीं है। तीसरी चीज जो हमने एक्सपीरियंस किया है कि आज एक कंपनी है तो उसकी वैल्यू आप डीसीएफ पे कर सकते हैं, लिस्टेड कंपनी में पीयर कंपैरिजन करके कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप जो वैल्यू तय करें वो हमेशा सही गिरे, कई बार गलत भी होगी, बट एक बेसिस है जिसके ऊपर आप अजम्पशन लगा के वैल्यू तय कर सकते हैं। क्रिप्टो में ऐसी कोई चीज अंडरलाइंग नहीं है जिसको आप वैल्यू कर सके। स्टेबल कॉइन टाइप के जो क्रिप्टोस है उसमें अंडरलाइंग चीजें होती है तो आप उसकी वैल्यू कर सकते हैं, बट बहुत सारे कॉइन, बिटकॉइन से लेके इथेरियम से लेके डॉज कॉइन से लेके उसमें नीचे कुछ अंडरलाइंग नहीं है तो उसकी वैल्यू करना मुश्किल है। तीसरी चीज, क्रिप्टो में संभाल के रखना बहुत जरूरी है। बिटकॉइन में आज तकरीबन 30% बिटकॉइन ऐसे है जिसका कोई मालिक नहीं है। कहीं हार्ड ड्राइव कैश हो गई, कहीं पे की गुम हो गई, कहीं पे पासवर्ड गुम हो गया, कहीं पे बंदा ही गुम हो गया और उसके पीछे वालों को पता भी नहीं है कि इनके बिटकॉइन कहाँ गए। सो प्लीज इंश्योर दैट व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग इन क्रिप्टोज उसकी सेफ कीपिंग सही तरीके से हो। एक और चीज है ट्रांजैक्शन चार्जेस। जब आप म्यूचुअल फंड में ट्रेड करते हैं तो ट्रांजैक्शन चार्जेस बहुत कम होते हैं, नहीं के बराबर। आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट आधा 1% के आसपास होती है। क्रिप्टोज में ट्रांजैक्शन कॉस्ट कई बार 10 से 20% हो जाती है राउंड ट्रिप में। तो जब आप ट्रेड करते हैं
जितनी ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम रहेगी आपके लिए उस ट्रेड का फायदेमंद होना पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। सो ट्रांजैक्शन कॉस्ट के ऊपर भी ध्यान दीजिए। फाइनली मतलब आप सभी IIT से है, तो दूसरों के क्रिप्टोज में इन्वेस्ट करके अपना पैसा बाहर भेजना, उससे अच्छा अपना खुद का क्रिप्टो क्रिएट करके उनका पैसा यहाँ पे लाना, दैट इज द बेस्ट थिंग। सो थिंक ऑफ यू हाउ यू कैन क्रिएट क्रिप्टोज where we can attract global capital। बिल्कुल, मेरे ख्याल से चर्चा को समेटते हैं और जाते जाते क्या कहना चाहेंगे आप स्टूडेंट्स को, नीलेश जी? हमारी जनरेशन ने कोशिश की कि हम भारत को जितना ऊपर ला सके लाए, बट ऑब्वियसली हमारी उम्मीद आपसे बहुत ही ज्यादा है। एंड आप में से कई लोग एंटरप्रेन्योर्स बनेंगे, बिजनेसमैन बनेंगे, अच्छे अच्छे इंजीनियर बनेंगे, प्रोफेशनल्स बनेंगे। चलिए, तो सुनहरे शब्दों के साथ तरक्की की राह पे आपने इन बच्चों को भेज दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश जी, आपने समय निकाला इस खास पेशकश के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।